जी, चलिए चलिए, आज हम जावास्क्रिप्ट को करते हैं स्टार्ट। बल्कि स्टार्ट नहीं, उसका जो एक इवेंट लूप से रेलेवेंट जो टॉपिक है उसको बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। और देखिए जी, सबसे पहले तो अ, देखिए, कोई भी कोड जो है वो चलता है तो वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली एक सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, सिंगल थ्रेड, ठीक है। ये मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक, जस्ट टू एक्सप्लेन इट, कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, वो मल्टी थ्रेडेड नहीं है। और उसके अलावा कोई भी जो कोड हम चलाएंगे मिसाल के तौर पर, तो वो एक तो लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है। और किसी भी जगह पे अगर कोई ऐसी कॉल उस कोड के अंदर होती है कि जो जिसको टाइम चाहिए, तो कोड वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इसको हम विजुअलाइज भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, अगर सिस्टम हैंग ना हो गया तो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऐसे है कि सिंगल थ्रेडेड बेसिकली एप्लीकेशन या सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट्स वो होते हैं कि जिसमें एक ही थ्रेड होता है और उसी थ्रेड के थ्रू जो है सारी एप्लीकेशन चलती है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये हम मल्टी थ्रेड की बात करें, और ये अगर पिक्चर विजिबल है, तो मल्टी थ्रेड में बहुत से काम आपके पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल थ्रेडेड में आप पहले एक एक का जो है वो टास्क होगा, आप इसके बाद बी का टास्क होगा, फिर उसके बाद सी का टास्क होगा। अगर बीच में कहीं बी के टास्क में अगर ज्यादा टाइम आपका लग गया, तो उस केस में फिर, सॉरी, उस केस में आपका जो पूरा आपका एनवायरनमेंट है वो बी पे रुक जाएगा जब तक कि बी का टास्क कंप्लीट नहीं होता, और आप सी पे फिर कंप्लीशन के बाद मूव करेंगे। तो सिंगल थ्रेडेड जो एनवायरनमेंट्स हैं उसमें यही एक इशू है, कि जिसमें आपको अगर बीच में आपके थ्रेड्स के अंदर आपके कोई भी टास्क या कोई भी कहने कमांड चल रही है और उसमें किसी जगह पे टाइम अगर लग रहा है, तो वो सारी एप्लीकेशन जो वहाँ पे रुक जाएगी और वेट करेगी। तो जावास्क्रिप्ट भी बेसिकली एक सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि बल्कि कोडिंग की दुनिया में बहुत से अक्सर जो है हम एपीआई को कॉल कर रहे होते हैं, वेब एपीआई को कॉल कर रहे होते हैं। कोई ऐसा काम होता है कि जिसमें डाटा हमने फेच करके जो है वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर से लाना होता है। तो उस केस में मतलब आप ये समझ लें कि एक काम हो रहा है जिसको टाइम चाहिए होता है। तो लेकिन हम आमतौर पे जावास्क्रिप्ट का जब भी कोड रन करते हैं, उस एपीआईज भी कॉल करते हैं, वेब एपीआईज भी कॉल होते हैं, तो लेकिन हम किसी जगह पे ये नहीं देखते कि हमारा कोड किसी जगह पे रुक गया है। अब कोड रुकने का मतलब क्या है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर को इसका आपस में लिंक करके देखें, तो कोड रुकने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी जगह पे एक मिसाल के तौर पर अगर हमने एक वाइल लूप ही लगाया है, ठीक है, वो सिंक लूप है बेसिकली, और उसमें लेट से 5 सेकंड लग रहे हैं, तो जैसे ही वो वाइल लूप चलेगा, और क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट है, तो वो 5 सेकंड तक जो है आपका ब्राउजर भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ब्राउजर जो है वो हैंग हो जाते हैं। तो वो बेसिकली इसी वजह से होते हैं कि ब्राउजर जो है वो कुछ क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है, तो कुछ ऑपरेशंस में बिजी हो जाता है और आपको ब्राउजर रिस्पॉन्ड नहीं देता। तो लेकिन हम जब एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, उससे मुख्तलिफ एपीआईज भी कॉल कर रहे होते हैं, तो सिंगल थ्रेड होते हुए ये किस तरीके से एसिंक्रोनस कॉल को हैंडल करता है, किस तरीके से प्रोमिसेस को हैंडल करता है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट जो है हम आज डिस्कस करना जा रहे हैं। इवेंट लूप बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है, या आप कह लें कि वो मैकेनिज्म है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड होते हुए हम इसे ऑफ द थ्रेड जो है वो काम कराते हैं। अब वो होता कैसे है? अब वो ये वो छोटी सी एग्जांपल जो है ऑलरेडी इस इसे तो आप देख रहे हैं, लूप के अंदर एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है। ये भी एक आईडी है, वेब बेस्ड, और इसमें बेसिकली किस तरीके से
कॉल बैक फंक्शन कॉल होते हैं, वेब एपीआई क्या है, स्टैक क्या है, क्यू कैसे लगती है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ना प्रेजेंट किया हुआ है। तो इट्स अ सिंपल कोड। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एक सबसे पहले ये देखें, एक फंक्शन कॉल हुआ जिसमें एक बटन का, और ये हो गया, खत्म भी हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये बेसिकली हो क्या रहा है, अब कुछ ऐसे फंक्शन मिसाल तो अब ये एक वेब एपीआई जो ऑन बटन क्लिक, अब जो क्लिक मी है वो बेसिकली एसिंक्रोनस कॉल है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब अब यूजर ने क्लिक करना, यूजर किसी भी वक्त क्लिक कर सकता है, तो अब ऐसी चीजें कि जिसका रिस्पॉन्स हमें कुछ देर बाद आना है और वो एसिंक्रोनस कॉल्स हैं, तो उनको उनके लिए जो है ना वेब एपीआईज को डिजाइन किया गया है। और वो मेन स्टैक के अंदर आपकी वो रुकावट नहीं बनती, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोमिसेस हो और जिसके अंदर आपको इनपुट जो है वो थोड़ा टाइमली चाहिए, तो वो वेब एपीआईज पे मूव हो जाती हैं। और जब उसका कोई रिस्पॉन्स आता है तो वो फिर क्यू में ऐड होती हैं, और फिर क्योंकि इट्स अ सिंगल थ्रेड, तो जब ये थ्रेड चलता है तो और कॉल स्टैक आपका सब एम्प्टी हो जाता है, तो फिर वो उस वक्त उस रिस्पॉन्स को उस मेन स्टैक के अंदर उसको पुट कर दिया जाता है, और फिर वो जाके एग्जीक्यूट होता है। अब अगर हम इसको बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल से स्टार्ट करें, मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हुआ है कंसोल लॉग, इसको हम करते हैं कमेंट, अगर ये हो जाता है तो क्या हो गया। अच्छा, अब हम एक बहुत सिंपल सा एक फंक्शन लिखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि होने के हो क्या रहा है। सिस्टम काफी स्लो है। स्टार्टिंग, यहाँ पे हमने एक सेट टाइमर का ये ऊपर से कॉपी करके नीचे लिख लिया। अब जो सेट टाइमर है वो बेसिकली एसिंक्रोनस कॉल है। रन, और आखिर में आपका एंडिंग। ठीक है, ये सिंपल सा एक फंक्शन लिखा जिसमें अगर कोड रन होगा तो लाइन बाय लाइन होगा कि पहले स्टार्टिंग आना चाहिए, उसके बाद आपका रनिंग आना चाहिए, और उसके बाद आपका एंडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, स्टार्टिंग, सेट टाइमर, एसिंक्रोनस कॉल, और एंडिंग आया, और उसका रिस्पॉन्स है, और देन। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम दोबारा रन करें और इसको पॉज के साथ से दोबारा चलते हैं, कंसोल लॉग आया, सेट टाइमर आया, और इस वक्त देखें कंसोल लॉग आपके मेन स्टैक के अंदर यहाँ पे अपीयर हुआ, और वो कंसोल लॉग जो है वो लॉग करके स्टार्टिंग में। उसके बाद अगला जो फंक्शन है सेट टाइमर का, ये बेसिकली ये वो फंक्शन है कि जिसे आप एसिंक फंक्शन कह सकते हैं, या इस फंक्शन को देखें टाइम लग रहा है, सही है। तो बिकॉज ऑफ दिस इवेंट लूप मेथोडोलॉजी और ये वेब एपीआईज, ये जो फंक्शन है आपका ये मूव हो जाता है आपके वेब एपीआई पे। ठीक है, और उसके बाद जब ये एक, अब ये फंक्शन क्या है कि भाई इसमें कॉल बैक है, कॉल बैक ये है कि भाई आपने इस console डॉट लॉग को कंसोल करना है, और यहाँ पे हमने जो इसका दूसरा आर्गुमेंट है कि इतने टाइम के बाद, ये बेसिकली 5 सेकंड है, इतने सेकंड के बाद जो है ना इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब ये एक एसिंक्रोनस कॉल है। अब जो एसिंक्रोनस कॉल आती है उसको मेन थ्रेड से हटाकर वेब एपीआईज में डाला जाता है, और फिर वेब एपीआईज पे जब वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो आप कह लें कि यहाँ क्यू में आती है, और क्यू उतना वेट करती है कि जब तक पूरा कॉल स्टैक खाली ना हो जाए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कंसोल लॉग्स मौजूद होंगे तो देख लेते हैं अभी, स्टार्टिंग वन, तो उन सब का जब
तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक ये वेट करता है, ठीक है। और जब पूरा स्टैक खाली होता है उसके बाद फिर ये क्यू चलती है आखिर में, ठीक है। इसको पॉज में कर सकूं, देखें कंसोल लॉग। ओह अभी तो खैर ये इसको नीचे होना चाहिए था वैसे। ये स्टार्टिंग, उसके बाद ये देखिए जी आपका वेब एपीआई पे आपका फंक्शन चला गया, अब वो 5 सेकंड चलेगा, इसके बाद ये आउट इस क्यू पे आ गया और उसके बाद रनिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जब भी कोई एसिंक्रोनस कॉल होगी तो वो वेब एपीआई के स्टैक, मेन स्टैक जो आपका कॉल स्टैक है उससे मूव होकर वो वेब एपीआई पे चला जाएगा। और जहाँ वेब एपीआई पे जब वो मिसाल के तौर पर कोई एपीआई कॉल है और आप थर्ड पार्टी पे उसकी कॉल गई, उसने डाटा वापस रिटर्न किया, और जैसे वो फंक्शन कंप्लीट हो गया, उसने डाटा रिटर्न कर लिया, तो वो फिर इस कॉल बैक की क्यू में आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ये फंक्शन है कॉल बैक क्यू, ये जो 5 सेकंड तक था वो यहाँ चला, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आपने कॉल बैक फंक्शन डाला है ये इस क्यू के अंदर आया, और जैसे ही ये इस क्यू से इस कॉल स्टैक पे जाएगा तो तब ये कॉल बैक का फंक्शन चलेगा और उसके अंदर लिखा आएगा रनिंग, ठीक है। इसको अब एक दफा मजीद देखते हैं। कंसोल लॉग स्टार्टिंग, ये सेट टाइमर फंक्शन वेब एपीआई से मूव हुआ, 5 सेकंड तक इसने वेट किया, और उसके बाद ये इधर कॉल बैक क्यू आई, फिर उसके बाद कॉल बैक के अंदर ये फंक्शन चला टाइम आउट का, ठीक है। और उस पे हमें आखिर में रनिंग नजर आई, ठीक है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द स्टैक चलते हैं। और जब भी uh, आप किसी भी एपीआई को कॉल करते हैं तो उसके अंदर आप ये कॉल बैक फंक्शन को जो है ना लाजमी मेंशन करते हैं कि जब ये एपीआई वापस आए, जब ये प्रॉमिस जो है वो कंप्लीट हो, तो उस वक्त जो डाटा मिल रहा है उसके साथ क्या करना है। और इस केस में हमारा जो बेसिक सेट सेट टाइम आउट फंक्शन था वो उसने 5 सेकंड तक बेसिकली डिले डालना है, ठीक है। अब ये उसका 5 सेकंड का जो डिले वाला काम है वो वेब एपीआई के अंदर हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप कोई एपीआई को कॉल करते हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो जब वो एपीआई उसको रीच कर रही है और उससे डाटा फेच कर रही है तो वो यहाँ पे वेब एपीआई पे रहता है। और जैसे ही वो डाटा लेके आ चुका है तो अब वो कॉल बैक क्यू के अंदर रहेगा, ठीक है। और आपने एक कॉल बैक फंक्शन भी लिखा हुआ है उस एपीआई कॉल के अंदर कि अच्छा अगर कोई डाटा आ जाए तो उसको तुमने लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो अब वो डाटा मौजूद है और उसका रिटर्न वैल्यू जो है वो इस इवेंट लूप के अंदर आ चुकी है जिसे हम कॉल बैक क्यू कहते हैं। तो इधर वो वेट करेगा, जैसे ही ये आपका जो मेन स्टैक है वो खाली होगा तब ये क्यू बेस जो कॉल बैक क्यू है यहाँ से वो मेन स्टैक पे आएगा, और फिर वो फंक्शन जो कि ये वाला जो फंक्शन है फंक्शन टाइम आउट, फिर वो आपका रन होगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी काम होगा वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैक चलेगा, ठीक है। इसको जस्ट लास्ट एक दफा मजीद देखिएगा और इसमें ये देखिएगा कि सेट टाइम यहाँ चलेगा, और जब ये कॉल बैक, इस कॉल बैक क्यू कह भी क्यों रहे हैं क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन को होल्ड करके रख रहा है। और जैसे ये फुल स्टैक खाली हो, कॉल स्टैक खाली हो रहा है, तो इसमें इस फंक्शन को मूव करेगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कहीं किसी का भी पॉज भी कर सकूं। हाँ मैं यहाँ पॉज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, अब इस वक्त ये सेट टाइमर की कॉल आ गई, ठीक है। अब इसने ये देखा कि यार ये जो है ये वाला जो फंक्शन है ये ए सिंक है, इसको टाइम चाहिए, इसने मूव कर दिया इसको रिज्यूम, इसने इसको मूव कर दिया वेब एपीआई पे। अब वेब एपीआई पे आपका टाइमर चल रहा है 5 सेकंड का, ठीक है। और उस दौरान ये जो पीस ऑफ कोड है ये आपका वेब एपीआई मूव हो गया, ठीक है। क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है तो दिस हैज टू बी ऑफ द थ्रेड। इसको एसिंक फंक्शन को उठाकर ऑफ द थ्रेड किया और बाकी तमाम फंक्शन को एज अ सिंगल थ्रेड उसको कैरी किया। सॉरी, पॉज यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ये स्टार्टिंग आएगा, स्टार्टिंग 2 3 4 और सो ऑन, स्टार्टिंग 1 2 3 4 2 3 4 एंड देन टाइम आउट, ठीक है। और जैसे ही वो टाइम आउट हुआ तो बेसिकली उसने इस कॉल में फंक्शन को यहाँ पुश किया और उसने कंसोल लॉक कर दिया। तो उम्मीद है कि इसकी सिंपल जो वर्किंग है उसको
आप लोग अंडरस्टैंड करके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इनसे 1 सेकेंड कर रहे हैं जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और जो इवेंट लूप है बेसिकली इसको इवेंट लूप कहता है कि जो वेब एपीआईज हैं उनकी जितनी भी रिटर्न्स हैं वो हमें इस कॉल बैक क्यू के अंदर हमें मिलती है। और जो ये मैकेनिज्म है कि उस एक इवेंट आता है, ये एक लूप है, ठीक है। और वो हर लूप के अंदर वो इवेंट कर क्या रहा है कि इस जो कॉल बैक क्यू है इधर से कॉल बैक फंक्शन उठाया, उसको मेन स्टैक में डाला और उसने अपना एक काम कर दिया। उसके बाद फिर कोर मेन स्टैक एक और फंक्शन आया कॉल बैक का, उसने कॉल बैक कॉल स्टैक को एम्प्टी होने का वेट किया, ये फिर क्यू चला और इसने उठाकर फंक्शन जो है यहाँ पे डाल दिया और फिर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। कोई क्वेश्चन है तो इसको फिर। ये कॉल बैक क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे चलेगी? हाँ जी बिल्कुल, कॉल बैक क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे चलेगी। इसको हम दोबारा एक दफा देखते हैं। Does the same mechanism followed in Node.js? अच्छा, नोड जेएस का जो है ना वो मैकेनिज्म ये बेसिकली ब्राउजर्स के अंदर हो रहा है। कि देखिए वेब एपीआईज है, नोड जेएस जो है वो डिज़ाइन ही एक मल्टी मल्टी थ्रेडिंग के सूरत में है। तो वहाँ पे हमें इस किस्म का मसला नहीं आता। वहाँ पे हम इवेंट्स जनरेट करते हैं और मतलब एसिंग फंक्शन जो है वो अलग थ्रेड के ऊपर चल रहे होते हैं। ये बेसिकली ये जो चीज़ डिज़ाइन है ये ब्राउज़र स्पेसिफिक है। और वैसे भी आप देखें तो वहाँ पे नोड जेएस भी बेसिकली इसी का इंजन है, तो इसको ही उठा के वहाँ पे यूज़ किया है। वो समहाउ उधर भी इसी किस्म का मैकेनिज्म है, लेकिन बिल्कुल उसको रेप्लिकेट अब नहीं कर सकते। वहाँ पे भी आपका मतलब उधर भी एक क्यू एक स्टैक है कि जहाँ पे आपके एसिंग फंक्शंस जो है वो मूव हो जाते हैं। और जब तक यानी कि बैकएंड पे चल रहे होते हैं, और जैसे ही उसकी रिटर्न आती है तो वो आपको एक फॉर्म ऑफ कॉल बैक वो आपको मिल जाती है। और फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे भी इसी किस्म का काम हो रहा है। कोई और क्वेश्चन? चलिए मजीद देखते हैं इसमें कि अगर कोई और इसमें एग्जांपल है तो। अच्छा, इसके अंदर एक और टाइमर फंक्शन हम ऐड करते हैं और देखते हैं टू सी इट्स फीफो और नॉट, कि ये क्यों चलती कैसे है। दूसरे फंक्शन का नाम हम बूप रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलें। अब इस वक्त हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं कि जो ए सिंक है। और अब इसमें देखते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। स्टार्टिंग देखें, दोनों फंक्शन जो है इस वक्त वेब एपीआईज पे जा चुके हैं, एक फंक्शन दूसरा। अब देखें जो ये फीफो है या नहीं है वो देखें यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब अब इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास दो एसिंक कॉल्स थी, और उसको हमने ऑफ द थ्रेड किया वेब एपीआईज के अंदर, उसको एग्जीक्यूट किया। और जैसे वो वेब एपीआईज पे एग्जीक्यूट हुआ और फिर वो क्यू के अंदर शामिल हुआ। अब जो क्यू के अंदर शामिल हो रहा है तो जिस तरीके से जिस तरतीब से क्यू के अंदर शामिल हो रहा है उसी तरीके से चलता है। एक दफ़ा इसको और चलाते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी चेंजेस करते हैं।
ठीक है, इसका टाइम आउट पहले चल रहा है, लूप पहले चल रहा है, टाइम दोनों का बराबर है, टाइम आउट पहले गया, लूप लूप बाद में, और पहला फंक्शन चला जो पहले इन हुआ, उसके बाद दूसरा फंक्शन चला और इन हुआ। और अब ये भी आपने देखा है कि स्टैक के एम्प्टी होने का इसने वेट किया, फिर दूसरा फंक्शन गया। अच्छा, हम ना इसके कुछ टाइमिंग के अंदर ना चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 3 सेकेंड। अब चलाते हैं, अब देखते हैं क्या है, अब क्या होता है। लेट्स सी। स्टार्टिंग, पहला फंक्शन गया, दूसरा फंक्शन गया, बूप तेज चल रहा है, टाइम आउट आहिस्ता, पहले बूप आया फिर टाइम आउट आया। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि एसिंक फंक्शन की जो तरतीब है वेब एपीआई के अंदर वो भी मैटर नहीं कर रही, ये मैटर कर रहा है कि कौन सा फंक्शन जल्दी एग्जीक्यूट होकर अपना रिटर्न दे रहा है, और वो उस रिटर्न की बेसिस के ऊपर ये क्यू चल रही है। ठीक है, अभी हमने जो टाइम आउट का फंक्शन था उसको 5 सेकंड रखा, और जो दूसरा फंक्शन था उसको हमने 3 सेकंड के लिए रखा। ठीक है, अब 5 सेकंड वाला फंक्शन ने टाइम ज्यादा लिया और वेब एपीआई पर रहा, और 3 सेकंड वाला टाइम जल्दी एग्जीक्यूट हो गया, और उसने पहले क्यू कॉल बैक क्यू के अंदर उसकी एंट्री होगी। तो फिर हमने ये देखा कि वो पहले चला भी वो फंक्शन जिसकी क्यू के अंदर एंट्री है। सो दिस क्यू इज फीफो, नॉट दिस वेब एपीआई। ठीक है, इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। पहले टाइम आउट चला, वेब एपीआई पे चला गया, उसके बाद बूप फंक्शन चला गया, पहले बूप खत्म हुआ, फिर टाइम आउट, और वो अभी अब वो कॉल स्टैक, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल स्टैक के खत्म होने का, पहले एम्प्टी होने का वेट किया जाएगा, सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, अब बूप फंक्शन गया, उसका उसका कॉल बैक रिटर्न खाली हुआ, अब टाइम आउट गया, उसका कॉल बैक चला और फिनिश। ठीक है जी, तो क्यू के हवाले से भी क्लियरिटी आ गई हमारे पास कि एसिंक फंक्शंस अगर हमारे पास एक से ज्यादा है तो सबसे पहले तो वो ऑफ द थ्रेड होंगे, और कहाँ चलेंगे, बैकएंड में एक वेब एपीआई के उस स्टैक के अंदर। मेन जो आपका कॉल स्टैक है वो सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और वेब एपीआई के अंदर आपके एसिंक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। अब जैसे ही वेब एपीआई में ए फंक्शन जिस तरतीब से कंप्लीट होंगे और इस नीचे कॉल बैक क्यू के अंदर शामिल मतलब एंटर होंगे, उसी तरतीब से उसी क्यू के अंदर वो मेन स्टैक के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। दिस क्यू इज फीफो, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस जो कोड हमने लिखा है इस पे बूप फंक्शन फर्स्ट कंप्लीट होगा तो वो पहले क्यू के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन ये देख लेंगे हमने लिखा उसको बाद में है, और दूसरा फंक्शन हमारा पैरा लिखा है, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो इस क्यू के अंदर पहले ऐड होगा वो ही फंक्शन जो है पहले एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद दूसरा। और ये जो ए सिंक या कॉल बैक क्यूज हैं ये तभी एग्जीक्यूट होंगी जबकि मेन कॉल स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। इवन जब ये क्यूज भी एग्जीक्यूट हो रही होंगी, यानी कि कॉल फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तो तब जब एक कॉल फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगी, तब अगली क्यू का जो कॉल बैक यानी कि अगला इवेंट लूप तब चलेगा। ठीक है जी, बताएं जी, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम मजीद आगे मूव करें। कोई क्वेश्चन हो इस इस कोड से रेलेवेंट, क्यू से रेलेवेंट, वेब एपीआई से, तो वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर है तो फिर हम आगे जा सकते हैं, फिर चैट पे भी जरा देखते हैं। यस, ओके, अच्छा जी, चले हम इसको मजीद आगे देखते हैं अगर कोई और इसमें। देखिए, अब वही जो इसने किया था वो हमने पहले कर दिया। हम्म, एक और चेक करने सिमिलर। ये वाला फंक्शन तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था ऊपर, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए,
बटन ये वाला हम इसको भी देख लेते हैं जो कोड हमारा पहले लिखा हुआ था। इसको टाइम आउट करते हैं, मोमेंट। ठीक है, देख रहे हैं। टाइमर चल रहा है, फिर क्लिक चल रहा है, फिर टाइमर चल रहा है। तो अच्छा, फंक्शन क्या, कोड क्या है बेसिकली कि एक हमने बटन और उसके ऊपर एक इवेंट क्लिक का रखा, और उस क्लिक के अंदर हमने एक फिर टाइम आउट रखा, और वो उसको 2 सेकंड्स दिए। उसके बाद उसने एक कॉल टाइम सेट टाइम आउट के अंदर, जिसका 2 सेकंड टाइम है, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रखा, और उसमें कंसोल लॉग चलाया, और एक कंसोल लॉग हाई जो है वो आखिर में रखा। उसके बाद फिर एक और सेट टाइम आउट फंक्शन है, और एक ऊपर टाइमर है और नीचे टाइम आउट है, ठीक है। और क्लिक द बटन और 5 सेकंड, और उसके बाद वेलकम टू द लूप। ठीक है, ये कोड इस तरह से लिखा है। इसके अंदर एक सेट टाइम आउट की कॉल है, और एक क्लिक बटन के ऊपर क्लिक की कॉल है, वो भी एक एसिंक्रोनस कॉल ही होती है। तो अब इसको एक दफा दोबारा देखते हैं कि किस तरीके से चला। बटन के ऊपर वो इवेंट, या कह लें कि कॉल में फंक्शन इनेबल किया, टाइम आउट चला। अब मैंने क्लिक किया है, तो क्लिक वाला टाइमर चल रहा है। अब दूसरा टाइमर चलेगा नीचे। मैं जितनी दफा क्लिक कर रहा हूँ, टाइमर के साथ दो दो चीजें आ रही हैं, एक क्लिक, और क्लिक के साथ उसके अंदर मौजूद उसका यानी कि सबसे पहले इस क्लिक के अंदर इसका ये वाला कॉल बैक फंक्शन जो कि ऑन क्लिक है वो चलता है, और उसके अंदर एक और कॉल बैक, एक और फंक्शन है जिसका कॉल बैक भी है, फिर वो चलता है, और फिर उसके बाद ये टाइमर का चल रहा है। तो बेसिकली ये कह लें कि एक छोटा सा टूल है जो आपको ये विजिबिलिटी देता है कि किस तरीके से आपके जो एसिंक फंक्शंस हैं वो मेन थ्रेड से हटकर वेब एपीआईज पे मूव होते हैं, और वेब एपीआईज पे फिर जिस तरतीब से वो अपना फंक्शन एग्जीक्यूट होकर फिनिश होता है, रिटर्न वैल्यू या कॉल बैक उसका जो फंक्शन है जिस तरतीब से रिटर्न होगा, वो इस क्यू में उसी तरतीब से वो लिखा जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और फिर ये क्यू जो है, फिर जब कॉल स्टैक एंड होता है तो वो क्यू उस कोड को उठाकर वो कॉल बैक फंक्शन उसे कॉल स्टैक में डालते हैं, और फिर वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिक मेरे ख्याल से ये इवेंट लूप तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई है अभी भी इसका क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम किसी और टॉपिक पे मूव करते हैं। और ये जो है इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर भी, तो इससे आप खुद भी खेलें, इसके अंदर अपने एसिंग जो कोड्स हैं उसको लिखें, और देखें कि उसमें क्या रिजल्ट आता है।